नमस्कार बच्चों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी गुरु। आज के इस एपिसोड में, इस वीडियो में हम क्या बात करेंगे? आज हम बात करने वाले हैं क्लास 9 जियो की, क्लास 9 भूगोल की और कंटिन्यू रखेंगे हमारी क्लास 9 एसएसटी सोशल साइंस सामाजिक विज्ञान की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ को। ये जो हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ है, एक्चुअली में ये हमारा रिवीजन बैच है और इस बैच के थ्रू हम चैप्टर वाइज मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस डिस्कस करते हैं। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते कौन से? देखिए, इस सीरीज़ में हम 3 टाइप के क्वेश्चंस को इंक्लूड करते हैं। फर्स्ट टाइप के वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट को कवर करते हैं। देखिए, चाहे आपका एसएसटी सब्जेक्ट हो, चाहे आपका इंग्लिश सब्जेक्ट हो, चाहे आपका साइंस हो, मैथमेटिक्स हो, हिंदी हो, कोई भी सब्जेक्ट हो, हर सब्जेक्ट में 30% मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स होते हैं। 30% वो टॉपिक होते हैं जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और आपके एग्जाम में, चाहे वो मिड टर्म हो, चाहे वो एनुअल एग्जाम हो या कोई भी किसी भी लेवल का एग्जाम हो, उस एग्जाम में 75% जो क्वेश्चंस रहते हैं वो इन 30% टॉपिक से ही रिलेटेड होते हैं। तो सबसे ज़्यादा जो हमारा इस सीरीज़ में फोकस है वो इसी टाइप के क्वेश्चंस के ऊपर है, यानी कि जो चैप्टर के मेन थीम या मेन कंसेप्ट को कवर करते हैं। ओके, ये तो हो गए पहले टाइप के क्वेश्चन। उसके बाद सेकेंड टाइप के क्वेश्चंस वो हैं जो आपके एग्जाम में कंटिन्यूसली रिपीट होते रहते हैं। कुछ क्वेश्चंस आप देखोगे, अगर आप प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चन पेपर को उठा करके देखोगे तो आपको पता चलेगा कि कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो हर बार एग्जाम में आ जाते हैं, रिपीट हो जाते हैं। ये जो रिपीटर होते हैं इनकी लैंग्वेज लिटिल बिट चेंज हो जाती है, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है, तो ये क्वेश्चंस भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हमने इस सीरीज में इंक्लूड किया है। उसके बाद बात आती है थर्ड टाइप के क्वेश्चंस की, वो होते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। जैसे आपने काफ़ी सुना होगा वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस के ऊपर। वो कौन से क्वेश्चंस होते हैं? वो क्वेश्चंस जो चैप्टर के मेन मैसेज से रिलेटेड होते हैं। ये मेन मैसेज कौन सा होता है? देखिए, जब भी कोई चैप्टर आपकी एनसीईआरटी की बुक में, आपके सिलेबस में इंक्लूड किया जाता है, तो कुछ ना कुछ तो माइंड में होता है ना कि हमें बच्चों को ये चीज़ सिखानी है, बच्चों को इतना कंसेप्ट तो समझ में आ जाना चाहिए, बच्चों के माइंड में ये चीज़ क्लियर हो जानी चाहिए, ये मैसेज वहाँ तक पहुँच जाना चाहिए। तो वो जो मेन मैसेज होता है ना कि हमें ये सिखाना है, ओके, तो उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस बनते हैं, उनको हम बोलते हैं वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। ठीक, तो ये क्वेश्चंस भी अगर रिसेंट टाइम की बात करें, रिसेंट हमारा जो ब्लूप्रिंट है उसकी बात करें, तो उसके अकॉर्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट बनते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को भी हम इस सीरीज़ में इंक्लूड करें। तो ये 3 टाइप के क्वेश्चंस हम लेकर के आ रहे हैं। और अगर आप इन क्वेश्चंस के थ्रू रिवाइज करते हो चैप्टर को, तो आई एम श्योर दैट कि आप 95% प्लस स्कोर कर सकते हो इजीली। यानी कि इसमें हम ऐसा भी नहीं है कि हम सिर्फ मोस्ट इंपॉर्टेंट ही कर रहे हैं, हम ऐसा भी कोशिश करते हैं कि कंसेप्ट, थीम है, वो पूरी की पूरी कवर हो जाए, वो चैप्टर है वो पूरा अच्छे तरीके से कवर हो जाए। हाँ, मैं 95% क्यों बोल रहा हूँ? क्योंकि 1 मार्कर क्वेश्चन के लिए हो सकता है कि थोड़ा बहुत एक्स्ट्रा आपको करना पड़े। ओके, तो आज हम क्या डिस्कस करेंगे? आज के इस वीडियो में, इस सेशन में हम बात करने वाले हैं ज्योग्राफी के 6th चैप्टर जनसंख्या पॉपुलेशन की। इस चैप्टर से रिलेटेड हम डिस्कस करेंगे 1 मार्कर क्वेश्चन को, 3 मार्कर यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस को, और एंड में हम डिस्कस करेंगे 5 मार्कर यानी कि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस को। सबसे पहले थोड़ा सा हम कंटेंट की बात कर लेते हैं कि इस चैप्टर में क्या दिया गया है। तो छोटा सा चैप्टर है, आसान सा चैप्टर है। इसमें बात की गई कि जनसंख्या क्या होती है, किसी स्थान विशेष पर किसी समय के दौरान रहने वाले लोगों की कुल संख्या को हम जनसंख्या कहेंगे। यानी स्थान भी बताना है हमें, समय भी बताना है, और कितने लोग रहते हैं, इन तीनों चीज़ों को हमने बता दिया तो वो होगी जनसंख्या। जैसे हम कहते हैं कि भारत की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार लगभग 121 करोड़ थी, तो हमने जनसंख्या बता दी 121 करोड़। कहाँ की? भारत की। कब की? 2011 की। ये जनसंख्या हो गई। उसके बाद पूरे चैप्टर में डिस्कस किया गया जनसंख्या के अलग फीचर्स को, विशेषताओं को। जैसे जनसंख्या वृद्धि क्या होती है, जनसंख्या का घटना या बढ़ना जनसंख्या वृद्धि कहलाती है। जनसंख्या अगर बढ़ती है तो वो पॉजिटिव ग्रोथ है, धनात्मक वृद्धि है, और घटती है तो वो ऋणात्मक वृद्धि है। उसके बाद जनसंख्या घनत्व की बात की गई है, बात की गई ग्रामीण और शहरी, ग्रामीण और नगरीय जनसंख्या की बात की गई है, आयु लिंग अनुपात की बात की गई है, लिंगानुपात क्या होता है, आयु संरचना क्या होती है, व्यावसायिक संरचना क्या होती है, साक्षरता दर क्या होती है, राष्ट्रीय जनसंख्या नीति एनपीपी, नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी 2000, इसकी भी बात की गई। यानी कि कुछ छोटे छोटे से टॉपिक्स हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम आज की इस वीडियो की और डिस्कस करते हैं इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को। तो इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा 1 मार्कर में, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या कितनी थी, हमें बताना है। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या लगभग 121 करोड़ थी, और हम जनसंख्या के आधार पर विश्व में चाइना के बाद दूसरे स्थान पे आते हैं। और अगर इसी तरीके से हम बढ़ते रहे तो एक अनुमान के अनुसार 2045 तक हम फर्स्ट पोजीशन पे पहुंच जाएंगे। हालांकि ये मैटर ऑफ प्राउड नहीं है, हमारे लिए समस्या बढ़ जाएगी अगर इसी तरीके से जनसंख्या बढ़ती रही तो। ओके, इसके साथ साथ एक और चीज़ भी जुड़ी है कि हमारे पास जो एरिया है, टोटल सरफेस एरिया है, वो है 2.4%। ठीक, और जनसंख्या
हिसाब से कायदे से देखें तो इतनी होनी थी, 2.5% के आसपास वर्ल्ड की पॉपुलेशन होनी थी, और है कितनी, ये होती है 17.5%, 17.5% जनसंख्या हमारी 121 करोड़ के हिसाब से अगर बात करें तो हम ये देखिए कितनी अधिक जनसंख्या है। इस हिसाब से हर छठा व्यक्ति, एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज एन इंडियन, हर छठा व्यक्ति भारतीय। अगर पूरे वर्ल्ड के लोगों की लाइन बना ली जाए तो मतलब बोर नहीं होंगे, हाय हेलो कर सकते हैं भाई कैसे हो, क्योंकि हर छठा व्यक्ति हमें भारतीय मिलेगा। ओके, तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की कुल जनसंख्या थी 121 करोड़ लगभग, और 2001 की बात करें तो उस वक्त थी 102 करोड़, यानी कि 10 ईयर्स में हम 19 करोड़ के आसपास बढ़ गए थे। उसके बाद सेकंड हमारा क्वेश्चन रहेगा, दूसरा हमारा प्रश्न दिया गया जनसंख्या घनत्व कितना है, भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है ये हमें बताना है। तो कितना है या किसे कहते हैं, देखिए क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन रहेगी कि जनसंख्या घनत्व किसे कहते हैं ये हमें बताना है। तो प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की कुल संख्या को जनसंख्या घनत्व कहते हैं। ओके, यानी कि जनसंख्या घनत्व से आप क्या समझते हो, तो ये हो गया 1 वर्ग किलोमीटर, एक ओके लगभग 1 किलोमीटर ऐसे चले, एक ऐसे चले, एक ऐसे चले, तो हो गया ना 1 स्क्वायर किलोमीटर। तो 1 स्क्वायर किलोमीटर में एवरेज कितने लोग रहते हैं, वो जनसंख्या घनत्व हो गया। इससे एग्जैक्टली पता चलता है कि किस देश में कितना दबाव है, किस राज्य में कितने ज़्यादा दबाव है, क्योंकि कुल जनसंख्या से कोई आइडिया नहीं लगता, क्योंकि जिस देश का, जिस राज्य का आकार बड़ा होगा तो उसमें जनसंख्या ज़्यादा रहेगी। हम यूपी की सिक्किम के साथ कंपैरिजन थोड़ी कर सकते हैं, सिक्किम है भी तो छोटा ना। ओके, तो इससे हालांकि ये जो तरीका है जनसंख्या घनत्व का, इससे सही से पता चलता है कि दबाव कितना है। ठीक, तो प्रति वर्ग किलोमीटर रहने वाले लोगों की कुल संख्या को हम बोलते हैं जनसंख्या घनत्व। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना था ये हमें बताना है। तो वो था 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर, 382 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर। अगर हम बड़े देशों की बात करें तो उसमें भारत तीसरे स्थान पे आता है। बड़े देशों की मतलब जैसे हम सिंगापुर को छोड़ दें, मकाऊ को, ऐसे छोटे छोटे देशों को छोड़ दें, तो बड़े देशों में बांग्लादेश का विश्व में सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व है, वो है 1101 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। उसके बाद जापान आ जाता है, तीसरे नंबर पर हम आ जाते हैं जो कि बहुत ज़्यादा है। चाइना से बात करें तो ट्रिपल आ जाता है, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर हमारे देश में रहते हैं लोग। ठीक, उसके बाद फोर्थ हमारा क्वेश्चन दिया गया जनसंख्या वृद्धि क्या है ये हमें बताना है। तो जब किसी स्थान की जनसंख्या घटती या बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं जनसंख्या वृद्धि। ओके, यानी कि किसी भी स्थान की जनसंख्या उसमें कोई भी बदलाव आता है तो वो जनसंख्या वृद्धि कहलाएगा, चाहे वो जनसंख्या घटे और चाहे वो जनसंख्या बढ़े, इसे हम पॉपुलेशन ग्रोथ कहेंगे। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा फिफ्थ क्वेश्चन है जो इसी क्वेश्चन से रिलेटेड है कि जनसंख्या वृद्धि के प्रकारों का उल्लेख करना है कि जनसंख्या वृद्धि कितने प्रकार की हो सकती है। तो ये 2 प्रकार की हो सकती है। ओके, एक तो हो सकती है धनात्मक वृद्धि। मान लीजिए कि जनसंख्या किसी स्थान की बढ़ती है तो उसे हम बोलेंगे धनात्मक वृद्धि, पॉजिटिव ग्रोथ होगी। जैसे मान लीजिए 40 स्टूडेंट्स थे आपकी क्लास में और वो हो गए 45, तो ये क्या है, पॉजिटिव ग्रोथ है क्योंकि बढ़ी है। दूसरा होता है ऋणात्मक वृद्धि। अगर किसी स्थान की जनसंख्या वो 2 समय बिंदुओं के बीच में घट जाती है। ठीक, जैसे लास्ट ईयर आपकी 40 स्ट्रेंथ थी क्लास की और वो इस बार 38 रह गई, घट गई ना, तो ये क्या है, ये नेगेटिव ग्रोथ है, ये ऋणात्मक वृद्धि कहलाएगी। तो जनसंख्या वृद्धि का अर्थ क्या होता है कि जब किसी स्थान की जनसंख्या घटती या बढ़ती है तो उसे हम जनसंख्या वृद्धि बोलते हैं। ये 2 प्रकार की हो सकती है, ये धनात्मक हो सकती है, ये ऋणात्मक हो सकती है। धनात्मक कब होगी, जब किसी स्थान की जनसंख्या बढ़ जाए। ओके, और अगर वो घटती है तो उसे हम बोलेंगे ऋणात्मक ग्रोथ, नेगेटिव ग्रोथ। क्लियर। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया है 6th, छठा हमारा प्रश्न है लिंगानुपात क्या है ये हमें बताना है। तो जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं, यानी कि 1000 पुरुषों के पीछे महिलाओं की कितनी संख्या उसको हम बोलेंगे लिंगानुपात। ओके, क्लियर। यानी कि जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। ये एक महत्वपूर्ण माप होता है जनसंख्या की। जब भी जनगणना की जाती है तो इस प्रकार के आंकड़े बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि इस प्रकार के आंकड़ों से हमें ये पता चलता है कि देश में लिंग के आधार पर समानता कितनी है। जिस देश में या जिस राज्य में लिंगानुपात में जितना अधिक अंतर मिलेगा उतनी वहाँ पर असमानता अधिक मिलेगी। जितना लिंगानुपात है महिलाओं के फेवर में मिलेगा उतने ही चांसेस होते हैं कि वहाँ पर समानता अधिक होगी। ओके, तो लिंगानुपात क्या है, जनसंख्या में प्रति 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या को लिंगानुपात कहते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, नेक्स्ट हमारा 7th क्वेश्चन दिया गया 2011 में भारत में लिंगानुपात कितना था ये हमें बताना है। तो 2011 में भारत में लिंगानुपात था 943। ओके,
तो इसमें लिटिल बिट इम्प्रूवमेंट हुई है। अगर हम 2001 की के साथ कंपैरिजन करें तो उस वक्त 940 था, अब ये 943 यानी कि 943 हो चुका है। उसके बाद 8th हमारा क्वेश्चन है, 8वां हमारा प्रश्न रहेगा कि भारत के किन राज्यों में लिंगानुपात सबसे अधिक और सबसे कम है, ये हमें बताना है। तो सबसे अधिक जो लिंगानुपात है, सर्वाधिक लिंगानुपात है वो केरल में है, 1084 वहाँ पर फीमेल्स है पर 1000 मेल्स। ओके, 1000 पुरुषों के पीछे 1084 वहाँ पर महिलाएं हैं। और सबसे कम न्यूनतम अगर लिंगानुपात की बात करें तो वो हरियाणा में है, 879। ओके, 879 वहाँ पर महिलाएं हैं 1000 पुरुषों के पीछे। ये देखिए कहीं पे आप गूगल पे सर्च करो ना तो कहीं कहीं पे ये डेटा 877 दिया होगा, हालांकि वो रफ डेटा था, जो करेक्ट डेटा है वो 879 रहेगा। ओके, इसको भी आप नोट कर लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 9 दिया गया है। 9th क्वेश्चन है हमारा कि 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक और न्यूनतम जनसंख्या वाले राज्य कौन से हैं, ये हमें बताना है। 2011 की जनगणना के अनुसार हमें बताना है कि कौन से राज्य में सबसे ज़्यादा जनसंख्या और कौन से राज्य में सबसे कम जनसंख्या है। तो सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है यूपी, जहां पर लगभग 20 करोड़ लोग रहते हैं। ओके, 2011 की जनगणना के अनुसार। और सबसे कम जनसंख्या वो सिक्किम में, वहाँ पर 6 लाख के आसपास लोग रहते हैं, जो कि बहुत कम है। ठीक, देखिए कितना बड़ा डिफरेंस है यहाँ पर। यूपी की अगर बात करें तो यूपी की अगर जनसंख्या को हम कुछ सेकंड के लिए मान लें कि एक अलग देश है, तो ये विश्व का 5वां सबसे बड़ा देश होगा जनसंख्या के आधार पे। देखिए पहले स्थान पे चाइना रहेगा, दूसरे पे इंडिया ही रहेगा, 20 करोड़ कम हो जाए तो भी, तीसरे स्थान पे यूएसए हो जाएगा, चौथे स्थान पे इंडोनेशिया हो जाएगा और 5वें स्थान पे यूपी होगा। तो इससे आइडिया लगा सकते हैं कि भारत में कितनी ज़्यादा जनसंख्या है। ठीक, उसके बाद 10th हमारा क्वेश्चन दिया गया, 10वां हमारा प्रश्न रहेगा कि 2011 में केरल की साक्षरता दर कितनी थी, ये हमें बताना है। तो 2011 में केरल की साक्षरता दर थी 93.8%, लगभग 94% साक्षरता दर थी। साक्षरता दर मतलब कितने लोग पढ़े लिखे हैं। ओके, इसकी हम बात आगे करने वाले हैं कि साक्षरता दर होती क्या है। उसके बाद 11th हमारा क्वेश्चन दिया गया, 11वां हमारा प्रश्न है कि भारत में सर्वाधिक और न्यूनतम घनत्व वाले प्रदेश कौन से हैं, ये हमें बताना है। तो सर्वाधिक घनत्व वाले प्रदेश बिहार है। बिहार में जो जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक है, वहाँ 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ठीक, जबकि अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम है, वहाँ पे केवल 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। यानी कि हाईएस्ट जो पॉपुलेशन डेंसिटी है इट इज़ इन बिहार, जहाँ पर 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर वहाँ पर रहते हैं, जबकि लोएस्ट पॉपुलेशन डेंसिटी है दैट इज़ इन अरुणाचल प्रदेश, यहाँ पे 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर रहते हैं। ओके, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, क्वेश्चन नंबर 12 दिया गया। 12th हमारा क्वेश्चन है साक्षर किसे कहते हैं, साक्षर किसे कहेंगे, ये हमें बताना है। कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है तथा वह किसी एक भाषा को समझ के साथ पढ़ और लिख सकता है तो उसे साक्षर कहा जाएगा। यानी कि कोई भी व्यक्ति जिसकी आयु 7 वर्ष या उससे अधिक है और अगर वो किसी एक भाषा को समझ के साथ पढ़ या लिख सकता है तो उसको हम साक्षर मान लेंगे। ठीक, और इस परिभाषा के अकॉर्डिंग 2011 में भारत में साक्षरता दर लगभग 74% के आसपास थी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न दिया गया कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की साक्षरता दर कितनी है, तो वो है 74%। सर्वाधिक साक्षरता दर की बात हम ऊपर कर चुके हैं, जो कि केरल में है, वो है 94% के आसपास। और सबसे कम की बात करें तो वो बिहार में 64% के आसपास। ठीक, सर्वाधिक केरल में है साक्षरता दर और सबसे कम जो साक्षरता दर है, लिटरेसी रेट है, वो बिहार में है 64%। और इंडिया की बात करें तो वो नियर अबाउट 74% है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला प्रश्न है किशोर कौन होते हैं, ये हमें बताना है। एडल्सेंट पॉपुलेशन की बात करते हैं हम इंग्लिश में, तो एडल्सेंट पॉपुलेशन कौन सी होती है, किशोर कौन से होते हैं। तो किशोरों को आमतौर पर हम 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में रखते हैं, यानी कि 10 से 19 वर्ष की आयु वर्ग में जो आते हैं उनको हम बोलते हैं किशोर। ठीक, ये किसी भी देश की जनसंख्या का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, क्योंकि फ्यूचर है ये देश की जनसंख्या का, फ्यूचर है ये देश के आर्थिक विकास का, फ्यूचर है देश के आने वाले अगर हम समय की बात करें कि वहाँ पे देश कहाँ तक पहुँचेगा, किस जगह पे जाएगा, वो डिपेंड करता है किशोरों की जनसंख्या के ऊपर कि उनमें कितनी क्वालिटी है। इसीलिए किसी भी देश की जब नीति तैयार की जाती है, पॉपुलेशन पॉलिसी तैयार की जाती है, तो सबसे ज़्यादा फोकस होता है वो किशोरों के ऊपर ही होता है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में पहली पूर्ण जनगणना कब हुई थी, हमें बताना। तो पहली पूर्ण जनगणना यानी कि पहली पूर्ण कंप्लीट जो जनगणना हुई थी वो
1881 में हुई थी। ओके, यहाँ देखिए पूर्ण जनगणना का क्या मतलब हुआ। देखिए जनगणना का मतलब होता है जब जनसंख्या की गणना की जाती है, और हमारे देश में हर 10 वर्ष के बाद, हर 10 वर्ष के बाद, 10 ईयर्स के बाद हमारे यहाँ पे सेंसस होती है, जनगणना होती है। तो पहली जो जनगणना हुई थी वो 1872 में हुई थी, लेकिन उसमें काफ़ी सारी गलतियाँ थी, अशुद्धियाँ थी। ओके, तो उसे हम ऐसे कई बार क्वेश्चन अगर पूछ लिया जाए कि भारत में पहली जनगणना कब हुई, तो आपको दोनों चीज़ें बतानी है कि पहली जनगणना 1872 में हुई थी, लेकिन पहली पूर्ण जनगणना थी वो 1881 में हुई थी। अगर पूछा जाए केवल कि पहली कंप्लीट जो सेंसस है पूर्ण जनगणना कब हुई थी, तब आपको बताना कि 1881 में हुई थी, यानी कि 1872 में हो चुकी थी लेकिन उसमें कई सारी गलतियाँ थी। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न है कि भारत में विश्व की जनसंख्या का कितने प्रतिशत निवास करता है, यह हमें बताना है। क्या बताना है हमें कि भारत में विश्व की कितने प्रतिशत जनसंख्या रहती है, यह हमें बताना है। तो यह है लगभग 17.5%, लगभग 18% के आसपास लगा लीजिए, यानी कि एवरी 6th पर्सन इन द वर्ल्ड इज़ एन इंडियन, हर छठा व्यक्ति जो विश्व में है वो भारतीय है। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, 17th क्वेश्चन दिया गया, किस वर्ष को भारत में एक बड़ा जनसांख्यिकीय विभाजन वर्ष माना जाता है, तो वह है 1921 को। इसको जननांकीय विभाजन वर्ष माना जाता है, एक महत्वपूर्ण जननांकीय विभाजन वर्ष माना जाता है। क्यों माना जाता है, इसका कारण यह कि 1921 से पहले जो हमारी जनसंख्या थी, 1921 से पहले हमारी जो जनसंख्या थी कभी घटती थी कभी बढ़ती थी। ओके, 1921 के बाद लगातार हमारी जनसंख्या तेजी से बढ़ी है, और 1921 वो वर्ष भी था जब एक बार हमारी जनसंख्या कम भी हुई थी। पहली बार जब से हमने जनगणना शुरू की थी तब से पहली बार और लास्ट बार यही वर्ष था जब हमारी जनसंख्या में कमी आई थी। उसके बाद लगातार बढ़ती जा रही है, और बढ़ी नहीं रही बल्कि टॉप गियर में बढ़ रही है, बहुत तेज़ी से बढ़ रही है। जैसे 1921 की बात करें तो 23 करोड़ जनसंख्या थी, 1951 की बात करें तो ये 36 करोड़ पे पहुंच गई। देखिए पूरे हज़ारों सालों में हम यहाँ पहुँचे, और 13 करोड़, उसकी आधी बढ़ गई सिर्फ 30 सालों में। उसके बाद 1981 की बात करें तो ये बढ़ गई थी 68 करोड़, और अब 2011 में 121 करोड़। तो तेज़ी से बढ़नी शुरू हुई थी, इसलिए 1921 को एक महत्वपूर्ण जननांकीय विभाजन वर्ष माना जाता है। 18th हमारा क्वेश्चन दिया गया कि जनसंख्या में बच्चों का एक बड़ा हिस्सा रिक्त स्थान का परिणाम है, कि अगर किसी भी देश की जनसंख्या में बच्चों की संख्या ज़्यादा है तो इसका मतलब क्या है, इसका मतलब वहाँ पे उच्च जन्म दर है, हाई बर्थ रेट है। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, क्वेश्चन नंबर 19 दिया गया, 19वां हमारा प्रश्न दिया गया। 19th क्वेश्चन है कि 2011 में भारत में नगरीय जनसंख्या कितने प्रतिशत थी, यह हमें बताना है। तो लगभग 31%, 31% हमारे यहाँ पे अर्बन पॉपुलेशन थी, और 69% हमारे यहाँ पर ग्रामीण जनसंख्या थी। कोई भी देश जैसे जैसे आर्थिक विकास करता है वहाँ पर जो ग्रामीण जनसंख्या वो कम होती जाती है, क्योंकि नगरीय जनसंख्या वो बढ़ती जाती है। जैसे जैसे सुविधाएं बढ़ती है, जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, जैसे जैसे लोग प्राथमिक क्षेत्र से, प्राइमरी सेक्टर से सेकेंडरी और टर्सरी सेक्टर यानी कि द्वितीयक और तृतीयक क्षेत्र की तरफ चले जाते हैं, तो वहाँ पे शहरी जनसंख्या बढ़नी शुरू हो जाती है। तो अपने यहाँ पे 31% अर्बन पॉपुलेशन है, और अगर हम विदेशों से, यूरोपीय देशों से कंपेयर करें तो वहाँ 75 से 85% के बीच में अर्बन पॉपुलेशन मिलेगी। ठीक, उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन दिया गया, अगला हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 20 दिया गया। भारत सरकार ने यहाँ पे रिक्त स्थान में एक व्यापक परिवार नियोजन कार्यक्रम शुरू किया था। हमें बताना कि कब शुरू किया था, तो ये था 1952, 1952 में भारत सरकार ने एक परिवार नियोजन कार्यक्रम था वो शुरू किया था। तो ये जो कार्यक्रम शुरू किया गया था क्योंकि आज़ादी के बाद हमारे हालात बड़े ख़राब थे, अनाज की कमी थी, भुखमरी जैसी समस्या थी, निर्धनता बहुत ज़्यादा थी, भविष्य में भी कुछ दिखाई नहीं दे रहा था, और हमें यह भी पता था कि सारी समस्याओं की जड़ क्या है, वो है हमारी जनसंख्या जो तेज़ी से बढ़ती जा रही थी। तो उस वक्त सरकार ने दूरवर्ती एक तरीके से सोचा कि क्यों न हम दूरगामी एक कदम उठाएं, जनसंख्या को नियंत्रण करने की कोशिश करें। उस वक्त प्रयास शुरू हो गए थे, हालांकि नियंत्रित नहीं हुई है। जैसे हमने पहले डिस्कस किया कि अगर हम 1951 की बात करें तो उस वक्त 36 करोड़ जनसंख्या थी, और अब हम 136 करोड़ के आसपास पहुँचने वाले हैं। तो इसे आइडिया लगा सकते हैं कि ये प्रोग्राम सक्सेसफुल नहीं रहा, कोशिश की गई थी। क्योंकि जनसंख्या नियंत्रण है, उसके लिए या तो कड़े कदम उठाए जाएं, या साक्षरता दर होनी चाहिए, लोग समझदार इतने हो कि वो खुद ही जनसंख्या को नियंत्रित करें, या आर्थिक विकास की गति तेज हो। हमारे देश में ये किसी भी तरीके से हम देखें तो साक्षरता दर है वो भी अब तक उतनी उच्च नहीं हो पाई है, आर्थिक विकास की गति भी उतनी तेज़ नहीं हो पाई। इसके कारण जनसंख्या वो तेज़ी से बढ़ी है।
हमने हालांकि उस वक्त नारा दे दिया था, बहुत पहले नारा दे दिया था, 1970 के आसपास हमने नारा दिया था कि हम 2 हमारे 2, लेकिन अभी भी हम 2 और हमारे 4-5 हो रहे हैं क्योंकि जनसंख्या बढ़ती जा रही है। जैसे एक किस्सा मुझे याद आ रहा है कि 3-4 साल पहले की बात मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं ऑटो में बैठा था, रेड लाइट के आसपास ऑटो रुका तो साइड में देखा कि एक ट्रक आकर के रुका है और उस ट्रक के ऊपर लिखा हुआ था हम 2 हमारे 2, और उसके नीचे लिखा हुआ था सोनू मोनू अन्नू पिंकी ते अन्नू दी गड्डी। अब देखिए वहाँ पे 4-5 के नाम तो लिखे हुए थे और एक आध का हो सकता छूट भी गया। ओके, यही पॉलिसी, यही जो स्लोगन है हमारा, ये नेपाल ने यूज़ किया है, उन्होंने कंट्रोल कर लिया। हम 2 हमारे 2, उसके बाद जितने भी हो इंडिया भेज दो, कामयाब हो गए वो तो। ठीक, तो ये थे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 1 मार्कर क्वेश्चन। उसके बाद हम बात करेंगे इस चैप्टर के मोस्ट इम्पॉर्टेंट 3 मार्कर क्वेश्चन की, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस की। तो इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा व्यावसायिक संरचना क्या है और व्यवसायों को कैसे वर्गीकृत किया जा सकता है। ऑक्यूपेशनल स्ट्रक्चर, व्यवसाय क्या होता है, काम धंधे, कि ये व्यावसायिक संरचना क्या होती है। वर्ड ये सेम ही यूज़ करना, हमें जो हमारा एनसीईआरटी की टर्म है उसको एज इट इज़ यूज़ करना है कि व्यावसायिक संरचना क्या है और व्यवसाय यानी कि जो काम धंधे उनको कैसे वर्गीकृत किया जाता है। तो देखिए जो काम धंधे होते हैं, जो भी हम काम करते हैं, काम तो करते हैं ना, सारे ही करते हैं, तो उन कार्यों को, उन एक्टिविटीज़ को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होती है इकोनॉमिक एक्टिविटी, एक होती है नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी, यानी कि एक होती है आर्थिक क्रिया, एक होती है अनार्थिक क्रिया, ठीक, या गैर आर्थिक क्रिया कह सकते हैं। आर्थिक क्रिया कौन सी होती है, वो काम धंधे जिनसे हमें आय प्राप्त होती है, जिनसे हमें पैसा मिलता है, वो होती है आर्थिक क्रियाएं। ओके, जैसे आपने देखा होगा कि टीचर टीच करते हैं, सैलरी मिलती है, आर्थिक क्रिया है। जो रिक्शा वाला है उसको पैसा मिलता है, आर्थिक क्रिया है। या आपने देखा होगा कि कोई शॉप व्यापारी है, दुकानदार है, उसको इनकम हो रही है तो वो आर्थिक क्रिया है। बिजनेसमैन है, आर्थिक क्रिया है। ओके, ये सारे आर्थिक काम हैं। दूसरे होते हैं जिनसे काम तो किया जा रहा है लेकिन उससे किसी भी टाइप की इनकम जनरेट नहीं हो रही। जैसे आप स्कूल में आते हो, होमवर्क करते हो, पैसा मिलता है, नहीं मिलता ना, अभी तो नहीं मिलता। ओके, घर में गेस्ट आ गए, आपने पानी वगैरह उनको पकड़ा दिया, पैसा मिला, नहीं मिला ना। ओके, ऐसा तो नहीं है कि आपने इतना काम किया और आपको पेमेंट मिलेगी। या आपके मदर घर में खाना बनाते हैं, सुबह आपको ब्रेकफास्ट दिया, लंच भी प्रिपेयर करेंगे, उसके बाद डिनर भी प्रिपेयर करेंगे, तो आप पेमेंट देते हो उनको, नहीं देते हो। तो ये भी तो काम धंधे है ना, लेकिन इनकम नहीं हो रही, तो ये अनार्थिक क्रिया है। ठीक, अब ये आर्थिक या अनार्थिक किसके ऊपर डिपेंड करा, इनकम के ऊपर। एक ही काम है, वो आर्थिक भी हो सकता है, अनार्थिक भी हो सकता है। जैसे मान लीजिए खाना बनाना है, आपके मदर घर पे कुक करें, खाना बना रहे हैं, तो वहाँ पे उनको पैसा नहीं मिल रहा, वो अनार्थिक क्रिया। जबकि ये सेम ही काम, सेम ही एक्टिविटी होटल में जो कुक है वो करते हैं, शेफ जो करते हैं, वहाँ पे उनको पैसा मिल रहा है, तो वहाँ पे वो आर्थिक क्रिया हो जाती है। तो ये जो आर्थिक क्रिया, ये हज़ारों हैं। आप गली में निकलिए, जैसे घर से निकलोगे, आप अगर लिस्ट बनाना शुरू कर दो, हज़ारों हैं। तो इनको स्टडी में समझने के लिए आसान हो जाए तो इसको वर्गों में डिवाइड किया गया, कुछ ग्रुप्स में डिवाइड किया गया। तो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के अनुसार जनसंख्या के वितरण को हम बोलते हैं व्यावसायिक संरचना। ओके, यानी कि काम धंधों के अनुसार जनसंख्या को अलग अलग भागों में बांटने को हम बोलते हैं व्यावसायिक संरचना। आमतौर पे काम धंधों या व्यवसायों को हम 3 वर्गों में वर्गीकृत करते हैं। पहला हो गया प्राथमिक क्रियाएं। ओके, प्राथमिक क्रियाएं या प्राथमिक गतिविधियां हो गई। इसमें कौन सी लेते हैं कि वो सभी गतिविधियां जिसमें हम प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करते हैं, वो सभी गतिविधियां जिसमें हम किसी भी वस्तु के उत्पादन के लिए प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग करेंगे, वो सभी प्राथमिक गतिविधियां कहलाएगी। जैसे कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, वानिकी यानी कि वनों से लकड़ी इत्यादि काटना हो गया, मछली पकड़ना हो गया, खनन हो गया, उत्खनन हो गया। ये सभी प्राइमरी एक्टिविटीज़ है, क्योंकि इसमें क्या करते हैं, हम भूमि संसाधन का प्रयोग करते हैं या प्राकृतिक तौर पर जो भी संसाधन उपलब्ध होते हैं उनका हम प्रयोग करते हैं और वस्तु का उत्पादन करते हैं। ठीक, इसमें मुख्य कौन सा है, मुख्य सबसे महत्वपूर्ण है इसमें कृषि, इसलिए इसको हम कृषि से संबंधित सेक्टर भी बोल देते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर भी इसको कह सकते हैं। ठीक, हमारे देश में लगभग 55% जो लोग हैं वो इसी सेक्टर में लगे हुए हैं। ठीक, यानी कि हमने व्यवसाय के आधार पे देखें तो पहला वर्ग हो जाएगा प्राथमिक गतिविधियां, उसमें थोड़ा सा बता दो कि इसमें 55% लोग लगे हुए हैं। उसके बाद दूसरा द्वितीय गतिविधियां। द्वितीय गतिविधियां कौन सी होती हैं कि इन गतिविधियों में क्या करते हैं हम, प्राइमरी जो सेक्टर है, प्राथमिक जो सेक्टर है, उससे कच्चा माल लेते हैं और उसको रिप्रोडक्शन करते हैं, उसका विनिर्माण करते हैं। जैसे हमने गन्ना ले लिया, गन्ना कहाँ से आएगा, प्राथमिक क्षेत्र से आएगा, और जो प्राइमरी सेक्टर से गन्ना आया उसे हमने चीनी बना दी। अब चीनी क्या होगी, वो सेकेंडरी सेक्टर का प्रोडक्शन है, सेकेंडरी सेक्टर का ये प्रोडक्ट होगा। ठीक, ऐसे ही कपास से कपड़ा बनाना,
ये क्या है, ये भी सेकेंडरी सेक्टर में आएगा। यानी कि प्राथमिक सेक्टर से, प्राइमरी सेक्टर से कच्चा माल लिया जाता है और सेकेंडरी सेक्टर में उसका रिप्रोडक्शन किया जाता है। जब रिप्रोडक्शन होगा तो उसमें दो बदलाव आएंगे, एक तो वस्तु ज़्यादा कीमती हो जाएगी और दूसरा वस्तु महंगी हो जाएगी, क्योंकि उसकी वैल्यू भी बढ़ जाएगी और उसकी यूजेबिलिटी, उसका उपयोगिता वो भी बढ़ जाएगी। ओके, दोनों बदलाव आएंगे। जैसे देखिए, गन्ने की कीमत कम होती है, चीनी की ज़्यादा होती है। गन्ने का यूज़ कहाँ करेंगे, जूस निकाल लिया, कुछ एक दो वैसे ही चूस दिया आपने। ओके, चीनी से क्या करोगे, जलेबियाँ बना सकते हो ना, गन्ने से तो नहीं बन सकती। मिठाइयाँ तैयार कर सकते हो, चाय बना सकते हो, ऐसा तो नहीं है ना गन्ने को आप डाल दोगे चाय में। तो ये दो बदलाव आते हैं कि एक तो वो वैल्यूबल हो जाते हैं और एक ज़्यादा यूजेबल हो जाते हैं प्रोडक्ट। ठीक, तो इसमें क्या क्या आ जाएंगे, सारी इंडस्ट्रीज आ जाएगी, सारे कारखाने आ जाएंगे, भवन निर्माण आ जाएगा, अन्य निर्माण कार्य हो गए, वो सब कुछ इसमें आएंगे। इसमें मेन क्या है, मेन कारखाने ना, उद्योग आ गए, इंडस्ट्रीज आ गई। तो इसे हम इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर कहेंगे। प्राइमरी सेक्टर को क्या कह सकते हैं, एग्रीकल्चर रिलेटेड सेक्टर, इसको हम इंडस्ट्री रिलेटेड सेक्टर कहेंगे। ठीक, ये दूसरा ग्रुप हो गया। इसमें कितने लोग काम करते हैं, 25%, लगभग 25% जो देश की जनसंख्या है, जो लोग हैं वो इस सेक्टर में लगे हुए हैं। ठीक, उसके बाद तीसरा है तृतीयक गतिविधियाँ, टर्सरी सेक्टर। ये दोनों सेक्टरों से अलग है। दोनों सेक्टरों से अलग कैसे, देखिए, प्राइमरी सेक्टर में किसी वस्तु का उत्पादन होता है, सेकेंडरी में होता है, इसमें कोई वस्तु नहीं बनाई जाती, किसी वस्तु का निर्माण नहीं होता, बल्कि ये सेक्टर है वो सेवाएं देता है, सर्विस प्रोवाइड करता है, इसलिए इसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं, सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। देखिए, जैसे टीचर हो गए, डॉक्टर हो गए, इंजीनियर हो गए, बैंकर हो गए या ट्रांसपोर्ट वाले हो गए, तो क्या कोई वस्तु बनाते हैं, वस्तु नहीं बनाते, सेवाएं दे रहे हैं, इसलिए इसको हम सर्विस सेक्टर बोलते हैं। और जैसे जैसे देश का आर्थिक विकास होता है, जैसे जैसे लोगों की आय बढ़ती है, तीसरा जो सेक्टर है, तृतीयक सेक्टर है, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता जाता है, सर्विसेज की डिमांड बढ़ती जाती है। इसमें क्या क्या आएगा, इसमें परिवहन के साधन आ गए, संचार के साधन आ गए, व्यापार आ गया, प्रशासन आ गया, या टीचर, डॉक्टर, साइंटिस्ट, ये सब कुछ इसमें आ गए। ठीक, और अभी देश की बात करें तो 20% जो लोग हैं वो यहाँ लगे हुए हैं, 55 यहाँ, ठीक, 25 यहाँ और 20% टर्सरी सेक्टर में लगे हुए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला हमारा प्रश्न रहेगा, सेकंड क्वेश्चन है, आयु संरचना क्या है, ये हमें बताना है, और आयु संरचना की कितनी श्रेणियां हैं ये भी हमें एक्सप्लेन करना है। तो जनसंख्या की आयु संरचना एक देश में विभिन्न आयु समूह में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करती है। यानी कि आयु संरचना का अर्थ है कि अलग अलग आयु समूह में कितने लोग हैं। ओके, उसे हम बोलते हैं आयु संरचना, एज कंपोजिशन इसको हम बोलेंगे। यानी कि आयु के अनुसार कि बच्चे कितने हैं, उसमें युवा कितने हैं, उसमें प्रौढ़ बुजुर्ग कितने हैं, तो वो क्या हो जाएगा, वो आयु संरचना हो जाएगी। यानी कि जनसंख्या की आयु संरचना एक देश में विभिन्न आयु समूह में लोगों की संख्या को प्रदर्शित करते हैं कि अलग अलग एज ग्रुप में कितने लोग हैं, उसको हम बोलते हैं एज कंपोजिशन या फिर आयु संरचना या एज स्ट्रक्चर भी बोल देते हैं उसको। ठीक, आयु के आधार पर हम जनसंख्या को कई वर्गों में डिवाइड कर सकते हैं। कितनों में, 3 वर्गों में हम डिवाइड कर सकते हैं। पहला आ जाएगा बच्चे, पहला जो ग्रुप आएगा वो बच्चों का आएगा। इसमें हम कौन से लेंगे, जिनकी आयु 15 वर्ष से कम है, 15 बिलो 15 ईयर्स को हम इसमें इंक्लूड करेंगे। ये जो बच्चे होते हैं वो आर्थिक रूप से अनुत्पादक होते हैं, ओके, अनप्रोडक्टिव होते हैं ना, आर्थिक तौर पे काम धंधा जॉब वगैरह थोड़ी करते हैं, बच्चों का काम तो पढ़ना है, तो आर्थिक तौर पे ये अनप्रोडक्टिव होते हैं, अनुत्पादक होते हैं। ये अपनी ज़रूरतों के लिए, जैसे भोजन हो गया, कपड़ा, शिक्षा, चिकित्सा, इसके लिए वो कार्यशील वर्ग है, उसके ऊपर डिपेंड करते हैं, आप अपने पेरेंट्स के ऊपर डिपेंड करते हो। ठीक, तो पहला वर्ग हो गया बच्चे। ठीक, और अगर किसी देश की जनसंख्या में बच्चों की संख्या ज़्यादा तो इसका मतलब वहाँ पे जन्म दर बहुत ज़्यादा है। दूसरा कार्यशील जनसंख्या, इसमें आ जाते हैं 15 to 59 के बीच के आयु वर्ग के लोग। 15 to 59, 15 से अगर कम है तो वो तो आएंगे पहले वर्ग में, और 15 और 50 से लेकर के 59 के बीच में, 15 से 59 आयु वर्ग के बीच के अगर लोग हैं तो वो कार्यशील जनसंख्या में आ जाएंगे, वर्किंग पॉपुलेशन में आ जाएंगे। ये आर्थिक रूप से उत्पादक होते हैं, जैविक रूप से भी ये प्रजननशील प्रोडक्टिव होते हैं, जनसंख्या को बढ़ाते हैं, और इसमें कामकाजी आबादी आ जाएगी, जो काम करते हैं। देश का आर्थिक विकास है वो इनके ऊपर डिपेंड करता है। ओके, उसके बाद तीसरा जो वर्ग होता है वो लोग जिनकी आयु 59 वर्ष से अधिक है, यानी कि 60 वर्ष या उससे ज़्यादा है, वो आ जाएंगे। तो इस वर्ग को हम कहेंगे वृद्ध। ओके, बुजुर्ग इसमें आ गए, वृद्ध इसमें आ गए। ये आर्थिक रूप से उत्पादक हो भी सकते और नहीं भी हो सकता, काम धंधे करें और हो सकता ना भी करें, दोनों ही चीज़ें हैं। लेकिन ज़्यादातर अधिकांश जो लोग होते हैं वो आश्रित होते हैं, डिपेंडेंट होते हैं, अपनी ज़रूरतों के लिए वो
जो ये कार्यशील वर्ग है इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, जैसे बच्चे भी इसके ऊपर डिपेंड करते हैं अपनी आवश्यकताओं के लिए। इनका रोटी का है, खाने का है, यानी कि जो स्वास्थ्य की है, जो भी आवश्यकताएं हैं वो यही वर्ग पूरा करता है। तो हम आयु के आधार पर जनसंख्या को 3 समूह में बांट सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न दिया गया, जनसंख्या परिवर्तन के 3 मुख्य कारक कौन कौन से हैं। जनसंख्या परिवर्तन क्या होता है? जनसंख्या में होने वाला कोई भी परिवर्तन, अगर जनसंख्या किसी स्थान की जनसंख्या घटती या बढ़ती है तो उसे हम बोलते हैं जनसंख्या परिवर्तन। घटेगी तो भी चेंज है ना, और बढ़ेगी तो भी चेंज है, तो उसे हम जनसंख्या परिवर्तन बोलते हैं। इन्होंने पूछा है कि जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारक कौन से होते हैं, कि किन कारणों से घटती या बढ़ती है। तो 3 कारक होते हैं। एक तो होता है जन्म दर। जन्म होगा तो जनसंख्या क्या होगी? बढ़ेगी ना। बढ़ेगी तो क्या हुआ? चेंज हो गया। तो पहला कारक ये हो गया जन्म दर। जन्म दर क्या होती है कि इसको कैसे मापते हैं कि एक वर्ष में, समय कितना है? 1 वर्ष। 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को हम बोलते हैं जन्म दर। यानी कि 1 वर्ष में 1 हो गया हमारा ईयर, और 1000 लोगों के पीछे जितने लोगों का जन्म हुआ तो उसे हम जन्म दर कहेंगे। यानी कि 1000 के पीछे इसको कैलकुलेट किया जाता है। तो 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों के पीछे जीवित जन्म लेने वाले बच्चों की संख्या को हम जन्म दर कहेंगे। और जन्म दर जितनी उच्च होगी उतनी जनसंख्या तेजी से बढ़ेगी। ओके, यानी कि जन्म है अगर होगा तो जनसंख्या में वृद्धि होगी। उसके बाद दूसरा है मृत्यु दर। मृत्यु दर क्या होती है? इसमें भी 1 ही वर्ष का समय लिया जाता है। 1 वर्ष में प्रति 1000 व्यक्तियों पर होने वाली मौतों को हम कहेंगे मृत्यु दर। ठीक, जब मृत्यु दर जितनी तेज होगी उतनी जनसंख्या कम होगी। ओके, तो ये दोनों ही कारक बढ़ाते हैं या घटाते हैं ना। जनसंख्या परिवर्तन के कारक हो गए ना, जन्म है उससे भी जनसंख्या बदलाव आता है, और मृत्यु दर है उससे भी जनसंख्या में बदलाव आता है। उसके बाद तीसरा जो कारक है जो जनसंख्या परिवर्तन का कारण बनता है वो है प्रवास। प्रवास का मतलब होता है कि लोगों का एक स्थान से दूसरे स्थान पर आना या जाना, उसे हम प्रवास कहेंगे। माइग्रेशन इंग्लिश में बोलते हैं, द मूवमेंट ऑफ द पीपल फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, दैट इज ए माइग्रेशन। ओके, जो प्रवास है ये ज़्यादा महत्वपूर्ण कारक है, क्योंकि ये 2 स्थानों की जनसंख्या में परिवर्तन करता है। मान लीजिए कि जैसे बिहार से दिल्ली में लोग आए तो बिहार की जनसंख्या कम होगी और दिल्ली की जनसंख्या वो बढ़ जाएगी। ओके, तो यहाँ इसने बिहार और दिल्ली दोनों प्लेसेस की जनसंख्या को प्रभावित किया। ठीक, तो ये हो गया जनसंख्या परिवर्तन के 3 कारक कौन कौन से होते हैं। ये भी एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहेगा आपके लिए। उसके बाद नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो काफ़ी बार आपके एग्जाम में पूछा जा चुका है, वो है कि उत्तरी भारत के मैदान वो घनी आबादी वाले क्यों है। उत्तरी मैदान में घनी आबादी क्यों है ये हमें बताना है। नॉर्दर्न प्लेन मतलब इसमें पंजाब आ गया, हरियाणा, यूपी, बिहार, वेस्ट बंगाल, असम वगैरह आ गए। तो यहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा है बाकी स्टेट के कंपैरिजन में। इसके कारण क्या है ये हमसे पूछा गया। तो उत्तरी भारत का मैदान है वो घनी आबादी वाला प्रदेश है। क्यों? क्योंकि पहला, यहाँ पे अनुकूल जलवायु। अनुकूल जलवायु देखिए, लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं? जहाँ पर अनुकूल जलवायु हो, जहाँ पे ना तो ज़्यादा गर्म जलवायु हो ना ही ज़्यादा ठंडी जलवायु। तो यहाँ की जो जलवायु अनुकूल है, ना तो ज़्यादा गर्म है ना ही ज़्यादा ठंडी है। जैसे पर्वतीय इलाकों में बहुत ठंडी जलवायु है, राजस्थान की बात करें बहुत गर्म जलवायु रहती है गर्मियों में। तो यहाँ की जलवायु अनुकूल है, इसलिए लोग यहाँ पर ज़्यादा रहना पसंद करते हैं, इसलिए जनसंख्या हमेशा से ही यहाँ ज़्यादा रही है। दूसरा, उपजाऊ मिट्टी। यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है। देश की अगर बात करें तो मुख्य तौर पे 6 प्रकार की मिट्टियाँ पाई जाती है। उसमें सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे ज़्यादा जो फर्टाइल उपजाऊ मिट्टी है वो है जलोढ़ मिट्टी, और ये पूरा मैदान जलोढ़ मिट्टी से बना हुआ है। तो उपजाऊ मिट्टी होने का सीधा सा मतलब जो रिजल्ट आएगा वो ये आएगा कि यहाँ पे कृषि अच्छी होगी। कृषि अच्छी होगी तो अनाज ज़्यादा पैदा होगा जो कि जनसंख्या को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है और कृषि विकसित अवस्था में है, इसलिए भी यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा बसी हुई है। तीसरा, पानी की उपलब्धता। देखिए, अगर हम हिस्ट्री में भी देखें, हिस्ट्री अगर हम देखें तो शुरुआत से लोग कहाँ बसते आए हैं? दजला फरात इराक में, या हवांग हो चाइना में, या फिर इंडिया की बात करें तो सिंधु घाटी सभ्यता कहाँ बसती थी? सिंधु नदी के किनारे। दजला फरात नदियों के नाम है, हवांग हो नदी का नाम है। प्राचीन समय से ही लोग नदी के आसपास बसना पसंद करते थे, क्योंकि पानी चाहिए, खेती के लिए पानी चाहिए, पशुओं के लिए पानी चाहिए, हमारे लिए अब तो पानी चाहिए उद्योगों के लिए भी। तो पानी है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, विशेष तौर पे कृषि के लिए। कृषि अच्छी तभी होगी जब सिंचाई के साधन उपलब्ध होंगे। तो यहाँ पर पानी उपलब्ध है, हजारों नदियाँ बहती, इसलिए भी यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। इसके साथ साथ सुविकसित परिवहन, व्यापार के विकास के लिए, आर्थिक गतिविधियों के लिए, आर्थिक विकास के लिए परिवहन के साधनों का होना, उनका विकसित होना बहुत ज़रूरी है।
तो यहाँ पर मैदानी समतल भूभाग पाया जाता है। रेलवे लाइन को बिछाना, सड़कों को बनाना बड़ा आसान है। सड़कों का, रेलवे लाइन का घना जाल बिछा हुआ है, इसलिए भी यहाँ पर जनसंख्या अधिक है। अब जैसे हम उत्तरी पूर्वी राज्यों की बात करें, नॉर्थ ईस्ट की बात करें, तो वहाँ पर घने जंगल पाए जाते हैं, हज़ारों नदियाँ हैं, बाढ़ आती है, पहाड़ी इलाका है, तो इसके कारण वहाँ परिवहन के साधनों का विकास नहीं हो पाया, तो वहाँ पर जनसंख्या कम है। ठीक। उसके बाद औद्योगिकरण। अगर नॉर्दर्न प्लेन की बात करें तो यहाँ कृषि विकसित अवस्था में, इसलिए यहाँ पे हजारों लाखों की संख्या में इंडस्ट्रीज भी लगी। कौन सी? जो एग्रो बेस्ड होती है, कृषि आधारित उद्योग है। इसके अलावा यहाँ पर छोटा नागपुर पठार के आसपास के इलाकों में खनिज पाए जाते हैं, इसके कारण इस इलाके के आसपास घने उद्योग भी लगे। ठीक। इससे भी यहाँ पर रोजगार के अवसर बढ़े, इसलिए भी यहाँ पर जनसंख्या ज़्यादा है। तो ये था हमारा 4th क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला हमारा 5th क्वेश्चन रहेगा, 5वां प्रश्न रहेगा। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति NPP 2000 की महत्वपूर्ण विशेषताएं क्या है, ये हमें बताना है। तो पहले समझ लीजिए कि ये नीति क्यों बनाई गई थी। तो जो राष्ट्रीय जनसंख्या नीति है, इसका मुख्य उद्देश्य था, पहली चीज़ जनसंख्या को नियंत्रित करना, और दूसरा उद्देश्य था जितनी भी जनसंख्या है उसको गुणवत्ता को बनाए रखना, कि जो पॉपुलेशन है उसमें क्वालिटी होनी चाहिए ताकि वो देश के लिए बोझ ना बने। ठीक। तो NPP 2000 के लक्ष्य उद्देश्य क्या है, या अगर ये क्वेश्चन आ जाए कि विशेषताएं क्या, एक ही बात है। ठीक। तो पहला, जैसे आप कॉमन तरीके से लिख सकते हो कि इस नीति का पहला उद्देश्य जनसंख्या को नियंत्रित करना, दूसरा उद्देश्य जनसंख्या की वृद्धि दर को कम करना, तीसरा उद्देश्य जनसंख्या की गुणवत्ता को बनाए रखना। मतलब कॉमन सेंस से भी आप लिख सकते हो। ठीक। यानी कि 2-3 तो ये कॉमन ही बन जाएगी। जनसंख्या को नियंत्रित भी करना है, गुणवत्ता को बनाए रखना है, वृद्धि दर को कम करना है, ये तो उद्देश्य है। इसके साथ साथ अन्य उद्देश्य कौन से? कि 14 वर्ष की आयु तक मुफ्त और अनिवार्य स्कूली शिक्षा प्रदान करना, ताकि जनसंख्या में गुणवत्ता क्रिएट की जा सके, जनसंख्या देश के लिए बोझ ना बने। ओके। दूसरा है शिशु मृत्यु दर को प्रति 1000 जीवित बच्चों पर 30 से कम करना। शिशु मृत्यु दर है, ये स्वास्थ्य का सूचक होता है, तो इसको कम करना, शिशु मृत्यु दर को कम करना, यानी कि स्वास्थ्य सुविधाएं बेहतर करना, ये भी एक इसका टारगेट रखा गया था। लड़कियों की देरी से शादी को बढ़ावा देना ताकि जनसंख्या को नियंत्रित किया जा सके। अवांछित, अनवांटेड जो प्रेगनेंसीज है उनसे किशोरियों की सुरक्षा करना, जागरूकता फैलाना, लोगों को अवेयर करना। इसके साथ साथ गर्भ निरोधक जो सेवाएं हैं, दवाएं हैं, उनको सुलभ और सस्ता बनाना, हर जगह वो अवेलेबल हो, एक्सेसिबल हो, क्योंकि ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होती है हेल्थ के लिए भी, और बहुत इंपॉर्टेंट होती है जनसंख्या को नियंत्रित करने में भी। ये कुछ लक्ष्य थी NPP 2000 के। उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा, अगला हमारा प्रश्न, बात करेंगे हम नेक्स्ट सेगमेंट की। अगला हमारा सेगमेंट है जिसमें हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर से रिलेटेड मोस्ट इंपॉर्टेंट लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चंस, यानी कि 5 मार्कर क्वेश्चंस को। तो इसमें फर्स्ट हमारा क्वेश्चन है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो हर बार लगभग आपके एग्जाम में दिखाई देता है, कि भारत में जनसंख्या के असमान वितरण के क्या कारण हो सकते हैं, ये हमें बताना है। देखिए, देश में जनसंख्या असमान रूप से वितरित है। एक तरफ हम बिहार की बात करते हैं, वहाँ जनसंख्या घनत्व कितना है, 1102 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है, 1102 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर लोग रहते हैं। दूसरी तरफ अरुणाचल प्रदेश में चले जाइए, वहाँ पे 17 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर है। दिल्ली में 11,000 पर्सन पर स्क्वायर किलोमीटर के आसपास है। कितना डिफरेंस है, बहुत है ना, बराबर नहीं बंटी हुई, कहीं पे ज़्यादा जनसंख्या, कहीं पे कम जनसंख्या है। ठीक। तो इसके कारण क्या है, ये हमें बताना है यहाँ पे। तो पहला कारण है जलवायु, कि देश के अलग अलग भागों में जलवायु अलग अलग प्रकार की पाई जाती है। जहाँ पर जलवायु बहुत गर्म है, जहाँ पे जलवायु बहुत ठंडी है, वहाँ पे लोग कम रहना पसंद करते हैं। जैसे कि पहाड़ी इलाके हो गए, पर्वतीय इलाके हो गए, जैसे राजस्थान हो गए, तो वहाँ पे जनसंख्या कम है। जहाँ पे जलवायु अनुकूल है, जैसे तटीय मैदान हो गए, उत्तरी भारत का विशाल मैदान हो गया, तो वहाँ पे जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है, पहला कारण। दूसरा स्थलाकृति, कि देश के अलग अलग भागों में अलग अलग प्रकार की स्थलाकृति या ऊंचावच के लक्षण पाए जाते हैं। कहीं पे पर्वतीय भाग है, कहीं पे पठारी है, कहीं पे मैदानी भाग है, कहीं पे मरुस्थलीय भाग है, कहीं पे तटीय मैदान है, तो कहीं पे द्वीप समूह आ जाते हैं। लोग कहाँ रहना पसंद करते हैं, समतल भूभागों में, जहाँ पे कृषि अच्छी विकसित अवस्था में होती है, जहाँ पे परिवहन के साधन उपलब्ध होते हैं, तो वहाँ रहना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो इसके कारण भी जनसंख्या के वितरण में असमानता पाई जाती है, कि जो पहाड़ी इलाके हैं, पठारी इलाके हैं, और जो हमारे मरुस्थलीय इलाके हैं, वहाँ पे हमेशा ही अपेक्षाकृत जनसंख्या कम रहती है। तीसरा कारण है मिट्टी की उर्वरता, उपजाऊ क्षमता। मिट्टी की उपजाऊ क्षमता का सीधा सा संबंध होता है कृषि के विकास से। जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे कृषि विकसित अवस्था में होती है। तो उन इलाकों में जहाँ पर उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, जैसे जलोढ़ मिट्टी जहाँ पर है, जहाँ पर काली मिट्टी है, तो वहाँ पे कृषि भी विकसित है, तो वहाँ जनसंख्या ज़्यादा पाई जाती है। और जहाँ पर कम उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, वहाँ पे जनसंख्या कम पाई जाती है। तो एक कारण ये भी है कि देश के अलग अलग भागों में मिट्टी एक समान रूप से वितरित नहीं है।
उसके बाद पानी की उपलब्धता, कि पानी है बहुत महत्वपूर्ण है हमारे जीवन के लिए, पेड़ पौधों के लिए, वन्य जीवों के लिए, पशुओं के लिए, कृषि के लिए, उद्योगों के लिए, सभी कार्यों के लिए। जहाँ पर पानी उपलब्ध है, सिंचाई के साधन उपलब्ध है, वहाँ पर जनसंख्या अधिक है। जिन इलाकों में सिंचाई के साधन उपलब्ध नहीं है, पानी की कमी या अभाव पाया जाता है, वहाँ पे जनसंख्या हमारे देश में भी कम है। राजस्थान में जनसंख्या कम होने का एक कारण पानी की उपलब्धता भी है। उसके बाद है वर्षा। वर्षा पानी का एक महत्वपूर्ण स्रोत होता है। जहाँ पे वर्षा अधिक होगी वहाँ पर कृषि का विकास भी बेटर होगा, ओके, अधिक होगा। तो जैसे जैसे अपनी अगर देश की बात करें, जैसे पश्चिम बंगाल से ऐसे बढ़ते हैं, जैसे जैसे ऐसे बारिश बढ़ती जाती है, राजस्थान की साइड में आती है, बारिश कम होती जाती है, जनसंख्या का घनत्व भी कम होता जाता है। यानी कि हमारे देश में जो वर्षा का वितरण है, वर्षा का मानचित्र है, वैसा ही कुछ हमें मानचित्र दिखाई देगा, मैप दिखाई देगा पॉपुलेशन डिस्ट्रीब्यूशन का भी। तो वर्षा से भी जनसंख्या का लेना देना है। उन इलाकों में जहाँ पर वर्षा कम होती है, जहाँ पर अकाल की संभावना ज़्यादा होती है, सूखे की संभावना ज़्यादा होती है, वहाँ पे जनसंख्या भी कम मिलेगी। उसके बाद है परिवहन के साधनों का विकास, कि ये भी जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करने वाला एक महत्वपूर्ण कारक है। कि जहाँ पर जो परिवहन के साधन है उनका अच्छा खासा विकास है, वहाँ पे जनसंख्या अधिक पाई जाती है, जबकि अन्य इलाकों में कम पाई जाती है। जैसे पर्वतीय इलाके, हिमालय प्रदेश है, उत्तरी पूर्वी भाग है, वहाँ जनसंख्या कम क्यों है? क्योंकि वहाँ पर सड़कों का विकास नहीं हो पाया, वहाँ पे रेलवे का विकास नहीं हो पाया, परिवहन के साधनों का विकास नहीं हो पाया, तो वहाँ पे जनसंख्या कम मिलेगी। मेरे एक फ्रेंड है KVS में जॉब करते थे अरुणाचल प्रदेश में, वहाँ पर न्यूज़पेपर इस संडे का नेक्स्ट संडे को मिलता था, क्योंकि कनेक्टिविटी नहीं थी। तो ऐसे इलाकों में जनसंख्या हमेशा कम होती है। उसके बाद है खनिज। खनिज जहाँ पर पाए जाते हैं वहाँ पर खनन कार्य होगा, खनन होगा तो काम धंधे मिलेंगे, काम धंधे होंगे तो लोग वहाँ करके रहने लग जाएंगे। तो जहाँ पर खनिज मिलते हैं वहाँ पर जनसंख्या हमेशा अधिक पाई जाती है। जैसे छोटा नागपुर पठार हो गया। राजस्थान में जनसंख्या कम है वैसे तो, खेतड़ी इलाका जहाँ पे तांबे का खनन किया जाता है, जनसंख्या वहाँ ज़्यादा है। तो जहाँ खनन कार्य होगा वहाँ पे जनसंख्या हमेशा ज़्यादा मिलेगी। उसके बाद है औद्योगिकरण। अर्बनाइजेशन और उद्योगीकरण दोनों ही इसी सेम टाइप के फैक्टर आ जाते हैं। इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात करें, चाहे हम अर्बनाइजेशन या शहरीकरण की बात करें, जहाँ पर उद्योग होंगे वहाँ पर काम धंधे के अवसर ज़्यादा होंगे, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होगी, तो वहाँ पे लोग ज़्यादा बसना पसंद करते हैं। वहाँ पे आसपास के इलाकों से वहाँ चले जाते हैं। जैसे दिल्ली NCR की बात करें तो लोग आसपास के स्टेट से आ रहे हैं, क्योंकि काम धंधे यहाँ पर। तो जहाँ पर काम धंधे होंगे, जहाँ पे उद्योग होंगे वहाँ काम धंधे होंगे, काम धंधे होंगे तो वहाँ पे जनसंख्या हमेशा ज़्यादा मिलेगी। तो इसलिए भी हमारे कुछ जो भाग है देश के वो ज़्यादा घने बसे हैं, क्योंकि वहाँ पर रोजगार के अवसर ज़्यादा है। ऐसे ही शहरीकरण, जो शहरों की जनसंख्या हमेशा ज़्यादा मिलेगी, वहाँ पे गंतव्य ज़्यादा मिलेगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे शिक्षा की सुविधा होती है, वहाँ पर लिविंग स्टैंडर्ड बेटर होता है, वहाँ पर चिकित्सा सुविधाएँ होती है, वहाँ पर जॉब अपॉर्चुनिटीज़ ज़्यादा होती है, तो वहाँ पर भी जनसंख्या ज़्यादा मिलेगी। तो ये कुछ कारक हैं, फैक्टर हैं जो जनसंख्या के वितरण को प्रभावित करते हैं। जहाँ पर ये फैक्टर पॉजिटिव रूप से अवेलेबल है वहाँ जनसंख्या ज़्यादा होगी, जहाँ पर इन कारकों का अभाव मिलेगा वहाँ जनसंख्या कम होगी। ठीक, तो ये आप किसी भी तरीके से लिख सकते हो। आपको सीधा ऐसे भी पूछा जा सकता है या फिर ऐसे भी पूछा जा सकता है कि उत्तरी जो पर्वतीय प्रदेश है वहाँ जनसंख्या कम क्यों है, तटीय मैदानों में जनसंख्या अधिक क्यों है। तो फैक्टर ये सेम ही रहेंगे, कारक सेम ही रहेंगे। क्लियर? उसके बाद नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन रहेगा ये आपका सेकंड और इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन रहेगा। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है दैट कैन ऑल्सो बी आस्क्ड इन 5 मार्कर में पूछा जा सकता है। भारत में जनसंख्या वितरण पर एक विस्तृत टिप्पणी लिखिए। हमें बताना है भारत में जनसंख्या वितरण की जनसंख्या कहाँ पर कितनी है। ठीक, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी 5 मार्कर के लिए, और इट कैन बी आस्क्ड इन 3 मार्कर टू, 3 मार्कर में भी पूछा जा सकता है। तो इसमें हम क्या करेंगे कि जनसंख्या के वितरण के आधार पर हम पूरे देश को 3 भागों में बांटेंगे। पहला हो जाएगा उच्च जनसंख्या वाले प्रदेश। इसमें हम उन इलाकों को लेंगे कि जिसमें जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। यानी कि पहला हो जाएगा कि हम जनसंख्या के आधार पर पूरे देश को 3 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला, उच्च जनसंख्या वाले प्रदेश। इसमें उन प्रदेशों को हम इंक्लूड करेंगे जहां पर जनसंख्या घनत्व 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से अधिक है। इसमें आ जाएगा बिहार, यूपी, पश्चिम बंगाल, केरल, तमिलनाडु, पंजाब और हरियाणा। ठीक, कारण क्या है? अगर लिखना चाहो तो आप लिख सकते हो कि यहाँ पे अनुकूल जलवायु है, उपजाऊ मिट्टी पाई जाती है, पानी उपलब्ध है, परिवहन के साधन उपलब्ध है, बला बला बला, जो भी लिखना चाहो वो लिख सकते हो। उसके बाद सेकंड है मध्यम जनसंख्या वाले क्षेत्र, मध्यम जनसंख्या वाले प्रदेश। इसमें 251 से 500 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर जनसंख्या का घनत्व वाले प्रदेश को हम इंक्लूड करेंगे, कि जहाँ पर जनसंख्या घनत्व 251 से 500 के बीच में। ठीक, उनको हम यहाँ पर लेंगे।
इसमें आ जाएंगे महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उड़ीसा, गुजरात, लगभग दक्षिण भारत के सारे स्टेट आ जाएंगे तमिलनाडु को छोड़ करके। ठीक, तमिलनाडु और केरल को छोड़ करके। इसमें कम क्यों है, वही फैक्टर हम बता देंगे कि यहाँ पे फैक्टर है वो कहीं पे, जैसे कृषि उतनी विकसित नहीं है, मध्यम प्रकार की है, परिवहन के साधनों का मध्यम विकास हुआ, या इस टाइप के कारण है, इसलिए यहाँ पे जनसंख्या थोड़ी कम पाई जाती है। उसके बाद कम जनसंख्या घनत्व वाले प्रदेश कौन से आ जाएंगे, इसमें हम इंक्लूड करेंगे जहाँ पे जनसंख्या घनत्व 250 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर से कम है। ठीक, वो इसमें इंक्लूड करेंगे। इस वर्ग में राजस्थान, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, सिक्किम, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश आ जाएंगे, यानी कि आप पर्वतीय इलाकों को सभी को ले सकते हो। और बीच में से लें तो इसमें राजस्थान और छत्तीसगढ़ और मध्य प्रदेश आएंगे। ठीक, तो ये हो गया आपका लास्ट क्वेश्चन और इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। उम्मीद करता हूँ कि पूरा चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और हाँ, इसके साथ ही हमारी क्लास 9th SST सोशल साइंस की मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज़ कंप्लीट हो चुकी है। इसके अलावा अगर आपको किसी टाइप की वीडियो चाहिए तो वो आप डिस्कस कर सकते हो, कमेंट सेक्शन में कमेंट किया जा सकता है। इसके साथ साथ हमने क्या क्या और डिस्कस कर लिया कि ये जो सीरीज़ हमने कंप्लीट की है हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों में, इंग्लिश मीडियम में भी अवेलेबल है। हमने सैम्पल क्वेश्चन पेपर भी इस ईयर का डिस्कस कर लिया है कि किस टाइप के क्वेश्चंस, किस टाइप का आपका क्वेश्चन पेपर रहेगा। मिड टर्म का क्वेश्चन पेपर ऑलरेडी पहले ही हम पब्लिश कर चुके हैं, तो उसको भी देख लीजिएगा, आइडिया लगेगा आपको। मैथ वर्क का सेपरेट वीडियो आ चुका है। ये सारे वीडियोज़ कहाँ मिलेंगे, आपको प्ले लिस्ट में जाना है। क्लास 9 सोशल साइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की एक प्लेलिस्ट है, वहाँ पे ये सब कुछ आपको अवेलेबल हो जाएगा। ऐसे ही हमने इंग्लिश और साइंस के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आपके क्लास 9 के पब्लिश किए हुए, तो उनको भी चेक कर लीजिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।